वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हम कर रहे थे बेटा बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स के दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे। वन, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स एंड ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो आज हमने करना है। तो देखो जरा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। देखिए, फर्स्ट बेटा केमिकल नेचर। ऑल द एंजाइम्स आर, कैसे हैं सारे एंजाइम? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स मोस्टली क्या हो सकते हैं? प्रोटीन्स हो सकते हैं। प्रोटीन्स में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़े थे, लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी में हमने अल्फा, हेलिक्स, बीटा, प्लीटेड शीट्स, इस तरह की चीजें पढ़ी। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं दे आर लाइक द टर्शियरी स्ट्रक्चर। इस तरह से ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, कौन बेटा? एंजाइम्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एंड मे हैव एडिशनल नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। अब देखो, ये पार्ट कौन सा हुआ? प्रोटीन पार्ट। याद करो, पीछे हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन पार्ट है दैट इज ऑल्सो नोन एज एपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? एपोप्रोटीन। ठीक है, अच्छा, तो किसी प्रोटीन पार्ट के साथ, प्रोटीन पोर्शन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हो सकता है। और याद करो जरा, नॉन प्रोटीन पार्ट को हमने क्या बोला था बेटा? शाबाश, नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। क्या बोलेंगे इसको? कोफैक्टर। क्लियर बेटा? ठीक है, तो साथ में लिख लो यहां पे कोफैक्टर। अच्छा, आगे देखो, मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना है बेटा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेटा, एंजाइम्स, ठीक है, मोस्टली सबका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा ही होगा। ठीक है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एग्जांपल है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, थर्ड देखो जरा पॉइंट, केमिकल एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल एक्टिविटी। हमने बेटा एंजाइम्स के बारे में पीछे एक चीज पढ़ी, हाउ एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। याद है ना? ठीक है, मतलब एक रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, उस रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन एंजाइम के बिना नहीं हो सकती है बेटा, रिएक्शन एंजाइम के बिना हो सकती है, बट उसी रिएक्शन को एंजाइम के बिना होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और एंजाइम के साथ बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाई हियर वी आर यूजिंग कैटलिस्ट वर्ड। ठीक है, कैटलिस्ट हम इसीलिए यहां पे यूज कर पा रहे हैं वर्ड। ठीक है, देखो अब केमिकल एक्टिविटी, एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ये मैंने आपको समझाया कि भाई रिएक्शन बिना एंजाइम के हो सकती है। ठीक है, तो इट डू नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन बट ओनली एक्सेलरेट इट। वो सिर्फ इसको बढ़ाएगी, स्पीड अप करेगी। ठीक है, जैसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पे गिवन है। एक रिएक्शन है बेटा, ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल पे रिएक्शन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करेगी वाटर के साथ। ठीक है, अच्छा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया। पुत्र, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। चैप्टर है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्लियर बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पे आप पढ़ोगे कि बॉडी के अंदर किस तरह से गैसेस अंदर जा रही हैं। ठीक है, किस फॉर्म में जा रही हैं। ठीक है, और किस तरह से बाहर आ रही हैं। जैसे देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, मतलब वो बॉडी से बाहर आ रही है। हम जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो किस तरह से वो रिलीज हो रही है, किसकी फॉर्म में, किसके साथ वो बाहर जा रही है। ठीक है, तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर गया,
in the presence of enzyme carbonic anhydrase and there is formation of carbonic acid. क्लियर बेटा, कार्बोनिक एसिड. अब देखो समझो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, अगर इस रिएक्शन में ये एंजाइम ना हो, ये वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगर ये वाला एंजाइम इस रिएक्शन में ना हो, ठीक है, मतलब अगर रिएक्शन सीधी चले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, सिर्फ अगर ये रिएक्शन हो, बीच में कोई एंजाइम ना हो तो, ठीक है, तो रिएक्शन इज वेरी स्लो. तो ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी बेटा, बट बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगी, ठीक है. एंड अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड इन 1 आवर. देखो 1 घंटे में, मतलब 1 आवर में सिर्फ कितने बेटा, कितने 200 मॉलिक्यूल बनेंगे ऑफ कार्बोनिक एसिड, अगर एंजाइम यूज नहीं होता है तो, ठीक है. अच्छा, बाय यूजिंग द अबव एंजाइम, और अगर एंजाइम यूज किया जा रहा है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज हो रहा है तो, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन, कहां पे ये प्रेजेंट होता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड सर्कल कर लो बेटा, कहां पे ये प्रेजेंट होगा, ये बेटा आरबीसीज में भी प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो इन द प्लाज्मा, एंड ऑल्सो इन द प्लाज्मा. आरबीसी आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्लाज्मा साथ में लिख लो, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज एंड ऑल्सो इन द प्लाज्मा, ठीक है. तो आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में, ये आरबीसीज है, ठीक है, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर बेटा. एंड वेरी स्मॉल अमाउंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ लिख लो वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब ज्यादा किसके पास होगा, ज्यादा किसके पास होगा बेटा, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म के पास ज्यादा होगा, ठीक है, और प्लाज्मा के पास बहुत कम. वेरी स्मॉल अमाउंट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है, इन प्लाज्मा. क्लियर बेटा. अच्छा, अब देखो, अगर ये एंजाइम यूज हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 लाख मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड पर सेकेंड बेटा. अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होगा तो सिर्फ 1 सेकेंड में 6 लाख, कितने बेटा, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे ऑफ कार्बोनिक एसिड, किसके, कार्बोनिक एसिड. क्लियर, ठीक है. अच्छा, तो देखो रिएक्शन रेट इंक्रीजेस अबाउट 10 मिलियन टाइम. ये हमें पता चल रहा है इस रिएक्शन को देख के कि भाई पहले 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे अगर एंजाइम यूज नहीं हो रहा था, बट जैसे ही एंजाइम यूज होना शुरू हो गया, सिर्फ 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब रिएक्शन रेट बढ़ गया, ठीक है. कैसे बढ़ा, किसने बढ़ाया, एंजाइम ने बढ़ाया, ठीक है, एंजाइम ने कैटलिस्ट की तरह काम करके इसका रेट बढ़ा दिया. कितना बढ़ा दिया बेटा, 10 मिलियन टाइम. कितना बढ़ाया, 10 मिलियन टाइम, ठीक है, क्लियर. अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, 4th वन, एंजाइम डू नॉट अल्टर रिएक्शन इक्विलिब्रियम बट ओनली हेल्प टू रीच द इक्विलिब्रियम फास्टर. जैसे इन जनरल देखो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंड फ्रॉम सबस्ट्रेट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. अच्छा, तो अभी हमने किया कि सीधा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है, बट उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, तो बेटर है कि साथ में क्या यूज कर लिया जाए, एंजाइम यूज कर लिया जाए, उससे रिएक्शन जल्दी होगी, ठीक है. तो कहते हैं ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, अगर एंजाइम यूज नहीं होगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, अगर एंजाइम यूज होगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है. सिर्फ फर्क कितना है, रिएक्शन रेट में, ठीक है, क्लियर बेटा. तो इट डू नॉट अल्टर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम बट ओनली हेल्प टू रीच इक्विलिब्रियम फास्टर. नेक्स्ट बेटा 5th पॉइंट देखो, एंजाइम्स डू नॉट चेंज द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट. सेम इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में उसको हेल्प कर रहा है. इवन जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी नहीं चेंज करेगा, ठीक है, क्लियर बेटा. ये प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी चेंज नहीं कर सकता है, कौन बेटा, एंजाइम, ठीक है. तो इट डू नॉट चेंज द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट. नेक्स्ट बेटा 6th पॉइंट, एंजाइम्स कंबाइन टेम्परेरली विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. एंजाइम किसके साथ कंबाइन करते हैं,
ये कंबाइन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, ये मैंने बना दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट इट इज नॉट परमानेंट, इट इज ओनली टेम्परेरी। ये जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है बेटा, इट इज ओनली फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, टेम्परेरी है ये, ठीक है। तो एंजाइम कंबाइन टेम्परेरीली विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड नॉट कंज्यूम्ड और यूज्ड अप, ये एनसर्कल करो, नॉट कंज्यूम्ड और यूज्ड अप, एंजाइम खत्म नहीं होंगे, ठीक है। जैसे देखो अच्छे से समझना, यहां पे हमने एग्जांपल लिया कि एक एंजाइम है बेटा, वो कंबाइन कर रहा है एक सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। अच्छा जी, जब रिएक्शन हो जाएगी पुत्र, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। वो तो चलो पहले से ही है, ठीक है, एंजाइम है, और एंजाइम के साथ अब यहाँ पे क्या बन गया, अल्टरनेशन हुई, यहाँ पे क्या बन गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अब नेक्स्ट हमारे पास एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना पड़ा है, ठीक है बेटा। जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो चुकी है, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है, तो एंजाइम का आगे कोई काम नहीं है, तो एंजाइम फ्री हो जाएगा, ठीक है, फ्री हो गया एंजाइम, ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट रिलीज हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसने रिलीज कर दिया और खुद फ्री हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एंजाइम यूज अप हो रहा है तो एंजाइम कम हो गया, ठीक है, साइज छोटा हो गया या कोई अल्टरनेशन होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंजाइम अपना काम करने के बाद फिर से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जो वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो एंजाइम्स दे कंबाइन टेम्परेरीली विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आर नॉट कंज्यूम्ड एंड यूज्ड अप और चेंज्ड परमानेंटली इन द रिएक्शन दे कैटलाइज, इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी, एंजाइम फ्री हो गया अगली रिएक्शन करने के लिए। तो ये एंजाइम आगे किसी और सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर सकता है और अपनी आगे रिएक्शन कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा 7th पॉइंट, रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, देखो जरा, मैंने यहां पे एक रिएक्शन बनाई थी, ये लिखी मैंने रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, बनाई थी ना। फिर देखो यहां पे मैंने जो साइन लगाया, पता चल रहा है ना ये साइन क्या होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम साइन है। हम क्या शो कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है बाद में, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्सिबल, ये देखो इस तरह भी बनाया ना एरो, मतलब रिवर्सिबल, मतलब यही टूट के फिर से क्या बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बना सकता है, ठीक है। क्या बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर बेटा, ठीक है। तो जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, रिएक्शंस वो कैसी होंगी, दे आर रिवर्सिबल, ठीक है। कोई चीज बन रही है, बाद में वो दोबारा टूट के दोबारा उस फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट बेटा 8th पॉइंट देखो, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। इन देयर मोड ऑफ एक्शन, अपने काम करने के लिए वो बहुत स्पेसिफिक है। मीन्स बेटा एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही कंबाइन करेगा, बेटा एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम हम किसी भी रिएक्शन में लगा देंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा। An enzyme may catalyze only a particular kind of reaction or may even act on particular substrate only. क्लियर हो गया? आगे देखो, enzymes are thermolabile. Thermolabile का मतलब होता है heat sensitive. क्या होंगे बेटा? Heat sensitive. ठीक है? अच्छा, कैसे देखो? हमने पढ़ा कि enzymes are the type of proteins. ठीक है? हीट सेंसिटिव है, मतलब जब इनको ज्यादा हीट मिलेगी तो एंजाइम टूट जाएंगे, डीनेचुरेट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर बेटा। दे फंक्शन बेस्ट एट, तो उनको अपना मैक्सिमम काम करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, विच इज अबाउट 37.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर बेटा। आगे, एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम पीएच, ये भी हमने कर लिया था कि हर एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। तो इस तरह से हम एक ग्राफ बना रहे थे, एट वेरी लो दे आर इनएक्टिव एंड एट वेरी हाई ऑल्सो दे आर इनएक्टिव। तो हर एंजाइम को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, दैट इज ऑप्टिमम पीएच। क्या चाहिए, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, सिर्फ कुछ को छोड़ के। तो ऑप्टिमम पीएच कितनी है, 6 to 7.5, कितनी है बेटा,
6 to 7.5। आगे, एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय पॉइजन। कुछ पॉइजन्स होती हैं या कुछ स्पेशल तरह की रेडिएशंस होती हैं जो जब एंजाइम पे पड़ती हैं तो वो एंजाइम खराब हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम आर डिस्ट्रॉयड बाय सम पॉइजन्स आल्सो, ठीक है। पॉइजन हमने एग्जांपल बेटा पहले पढ़ा था, जैसे कि साइनाइड। कौन सा एग्जांपल था? साइनाइड। नेक्स्ट बेटा, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम लाइफ इज नेसेसरी। लाइफ इज नेसेसरी। देखो हमने पढ़ा था कि बेटा हर एक एंजाइम कहाँ बनेगा? एक सेल के अंदर बनेगा। ये सेल है, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स ना, तो प्रोटीन कहाँ बनेंगे? सेल के अंदर। मतलब यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है एंड प्रोटीन्स आर आल्सो द एंजाइम। क्लियर बेटा? ठीक है। तो हर एंजाइम को बनने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए, मतलब लाइफ चाहिए। क्लियर? ठीक है। बट लाइफ इज नॉट नेसेसरी फॉर एंजाइम टू शो देयर एक्टिविटी। एंजाइम को बनने के लिए तो चाहिए लाइफ, बट अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए लाइफ नहीं चाहिए। याद करो हमने पढ़ा था दो तरह के एंजाइम्स होते हैं बेटा, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ सेल के अंदर ही काम करेंगे, और ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो एक बार बनने के बाद सेल के बाहर आके काम करते हैं। जैसे हमने टैबलेट्स का एग्जांपल लिया था। कौन सी टैबलेट्स थी? शाबाश, जल्दी। वेरी गुड, रेनेट टैबलेट्स। कौन सी थी बेटा? रेनेट टैबलेट। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि रेनेट टैबलेट चीज बनाने में यूज होती हैं। तो वो कहाँ है? किस तरह का एंजाइम है फिर? एक्स्ट्रा सेलुलर। किस तरह का एंजाइम है? एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर आके काम कर रहा है, सेल के बाहर आके काम करेगा अपना। ठीक है। अच्छा, एंजाइम जनरली वर्क इन टीम इन अ सेल। एंजाइम मोस्टली एक टीम की फॉर्म में एक सेल के अंदर काम करते हैं। कैसे हम ये बताएंगे? जैसे मान लो, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट के साथ कोई एंजाइम है, ठीक है, और क्या बन रहा है आगे? प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, इसको हमने बोल दिया एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, सर्विंग एज सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये अगले के लिए क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेट। ठीक है। फिर से कोई प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रोडक्ट अगले के लिए क्या बन जाएगा? सबस्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये 13 पॉइंट तक हो गया। नेक्स्ट देखो, टर्न ओवर नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न ओवर नंबर, अब ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। टर्न ओवर नंबर, डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? देखिए, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। किसके बेटा? सबस्ट्रेट के। एक्टेड अपॉन, कौन एक्ट कर रहा है इनके ऊपर? एंजाइम। एक्टेड अपॉन बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर सेकेंड अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। जल्दी से ये डेफिनेशन याद करो। शाबाश, जल्दी, शाबाश। व्हाट इज टर्न ओवर नंबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट देख रहे हैं हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। कौन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है? एंजाइम एक्ट कर रहा है। एक्टेड अपॉन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में एक मॉलिक्यूल एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्न ओवर नंबर। ठीक है। एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एग्जाम्पल आगे बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से फॉर एग्जाम्पल वही वाला एंजाइम लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का नाम है। ठीक है बेटा, आपने याद रखना है जहां पे भी पीछे सफिक्स आ गया एज,
ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट इन आरबीसीज, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कहां मिलेगा, हमें आरबीसीज में मिलेगा और थोड़ा सा अमाउंट मिलेगा इन प्लाज्मा एंड इन प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा, तो प्रेजेंट इन आरबीसीज हैविंग अ टर्नओवर नंबर 6 लाख पर सेकेंड। पीछे हमने पढ़ा अभी, ठीक है, कितना बेटा, 6 लाख पर सेकेंड। ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट एक्टिव एंजाइम। ठीक है, ये है टर्नओवर नंबर इसका। ठीक है, टर्नओवर नंबर, फिर से देखो, टर्नओवर नंबर हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो, हमने पढ़ा कि वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक सेकंड में कितने बेटा कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, 6 लाख कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, मतलब 6 लाख प्रोडक्ट बनेगा। मतलब सबस्ट्रेट कितने, वही 6 लाख सबस्ट्रेट यूज हुए। ठीक है, 6 लाख सबस्ट्रेट यूज हुए एंड ऑल्सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 6 लाख क्या बन गए, कार्बोनिक एसिड बन गए। तो इट इज द फास्टेस्ट नॉन एंजाइम एंड हैविंग द टर्नओवर नंबर, अगर पर मिनट निकालें तो पर मिनट कितना आ गया, 36 मिलियन। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, लिख लो साथ में, 36 मिलियन पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में कितना हो गया, 36 मिलियन टर्नओवर नंबर। क्लियर? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, देख लो, याद हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर सेकेंड, दैट इज नोन एज टर्नओवर नंबर। एग्जाम्पल हमने लिया ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस विच इज प्रेजेंट इन आरबीसीज एंड ऑल्सो स्मॉल अमाउंट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो उसका टर्नओवर नंबर कितना है, 6 लाख पर सेकेंड। कितना है बेटा, 6 लाख पर सेकेंड। एक सेकेंड में 6 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर काम करता है। क्लियर बेटा? ठीक है, अच्छा, तो पर मिनट अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, 36 मिलियन। कितना आ जाएगा बेटा, 36 मिलियन। ठीक है, अच्छा आगे आओ, नेक्स्ट बेटा। अब एक और रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, देखो, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है बेटा। ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेशन में एक रिएक्शन आती है ग्लाइकोलिसिस, उसकी है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज आगे क्या बना रहा है, 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, तो ये जो ग्लूकोज है, याद रखना है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, C6H12O6 एंड इन पायरुविक एसिड ओनली देयर इज 3 कार्बन। पायरुविक एसिड में लिख लो कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। फिर पीछे हमने पढ़ा कि इट इज मल्टी स्टेप्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और टोटल स्टेप यहाँ पे कितने होंगे, 10 स्टेप्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, टोटल ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड बनने तक कितने हैं, 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन इज मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है थ्रू द, एंड सर्कल करो, 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एंजाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे पहली रिएक्शन आपको पता है, ग्लूकोज से आगे क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा, आगे देखो, इन आवर स्केलेटल मसल्स, हमारी स्केलेटल मसल्स में अंडर एनएरोबिक कंडीशन, जब एनएरोबिक कंडीशन होती है बेटा, रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन सी, एरोबिक एंड एनएरोबिक। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है स्केलेटल मसल्स के अंदर। इन आवर स्केलेटल मसल्स अंडर एनएरोबिक कंडीशंस दिस पायरुविक एसिड
इज फर्दर चेंज्ड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, समझ लो अच्छी तरह से बेटा। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर हैवी वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हम रनिंग करेंगे, बहुत फास्ट भागेंगे तो हम फास्टली सांस लेना शुरू कर देते हैं, ब्रीदिंग फास्टली करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों बेटा? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फॉर मोर एनर्जी, ठीक है, क्लियर। फिर एक टाइम ऐसा आता है चाहे हम जितना डीप ब्रीथ करते जाएं ऑक्सीजन की कमी अंदर हो ही जाएगी, ठीक है। तो उस चीज को हमने क्या बोला? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उस टाइम पे क्या होता है, समझो ध्यान से। पायरुविक एसिड तो बन चुका है, ठीक है। पायरुविक एसिड के बाद जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा और वो लैक्टिक एसिड अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लैक्टिक एसिड अकामुलेट होता रहता है हमें फैटीग आना शुरू हो जाता है, हम थक जाते हैं, ठीक है। फिर हम जब थक जाएंगे तो हम क्या करेंगे? जो भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। फिर अच्छे से दोबारा ब्रीदिंग करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना, है ना। अब देखो पायरुविक एसिड किस में चेंज हो गया? लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया। ऐसे ही किसका एग्जाम्पल है ये? याद रखना है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। किसका है बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, इन ईस्ट भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। इन ईस्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन इट फॉर्म अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरलाइन करो, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां हो रही है? इन मसल्स, ठीक है। और इसी से ही आगे जो पायरुविक एसिड बना, इसी से ही आगे क्या हो सकता है? अगर ईस्ट में रिएक्शन हो रही है तो उसके बाद क्या होगा? पायरुविक एसिड के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कर रहा है ये रिएक्शन? ईस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब जो एनएरोबिक रिएक्शन है वो भी आगे दो तरह की है, एक जो हमारे मसल सेल्स में होती है, दूसरा ईस्ट के अंदर भी होती है, ठीक है। ईस्ट इज द टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी? फर्स्ट वाली रिएक्शन दोनों में सेम है, ग्लूकोज से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। आगे मसल्स की अगर बात हो रही है तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और अगर ईस्ट की बात हो रही है तो वो पायरुविक एसिड से आगे क्या बना देगा? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। थस अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। फिर हम ये भी देख रहे हैं, देखो ये जो रिएक्शन है उसके बाद अलग अलग कंडीशंस में, यहाँ मसल्स के अंदर और यहाँ ईस्ट के अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर बेटा। these are the properties of enzymes, क्लियर बेटा। प्रॉपर्टीज ये आपकी खत्म होगी। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। शाबाश। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, नीट में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में बेटा पहले आप डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं वो आप याद कर लो जल्दी से। जैसे देखो फर्स्ट वन मैं लिख रही हूं यहाँ पे। फर्स्ट बेटा टाइप ऑफ एंजाइम कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेस या फिर इसी को ही हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेज। साथ साथ में याद करने हैं पुत्र, जल्दी से, शाबाश, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप ट्रांसफीरेज। मैंने आपको बोला जहां पे सफिक्स एज आएगा वो क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एज, यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे एज है, ठीक है। तो सेकंड ट्रांसफीरेजेस। थर्ड वन हाइड्रोलेजेस, ठीक है। फोर्थ वन लाइएजेस, ठीक है। फिफ्थ वन आइसोमेरेजेस एंड सिक्स्थ वन, 6 क्लासेस हैं टोटल, लाइगेजेस। जल्दी से बेटा इनके नाम याद करो। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेस या फिर डिहाइड्रोजिनेस, सेकेंड ट्रांसफीरेजेस, थर्ड हाइड्रोलेजेस,
फोर्थ वन लाइएजेस, फिफ्थ वन आइसोमेरेजेस एंड सिक्स्थ वन लाइगेजेस। शाबाश, जल्दी से। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। हो गया? हो गए बेटा? अब देखो जरा अपनी बुक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, पहले तो आपने याद रखना है विद एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन ओल्ड नेम, कुछ पुराने नेम भी हैं एंजाइम्स के। जैसे अब आपको ये नाम पता है, पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, पढ़े ना हमने ये एंजाइम, ठीक है, ये पुराने नाम है बेटा। तो सिर्फ इन पुराने नाम को छोड़ के मोस्टली सारे एंजाइम के पीछे क्या लगा होता है? एज लगा होता है, ठीक है, सफिक्स लगा होगा एज। तो एज से हम पहचान लेते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, दो एक्सेप्शन है, वन इज पेप्सिन, अनदर इज ट्रिप्सिन। ये पुराने नाम है इसलिए इनके साथ एज नहीं लगा है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हर एंजाइम के पीछे एज होगा, ठीक है। क्लियर बेटा? अब देखो, मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स हमने शो कर दिए यहाँ पे। टोटल ग्रुप्स बेटा हमने कितने बनाए यहाँ पे? शाबाश, 6 बनाए, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, और ये 6 ग्रुप हमने क्यों बनाए? अलग अलग रिएक्शन के बेस पे, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उसके बेस पे हमने इनके 6 ग्रुप कर दिए, ठीक है। तो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, अंडरलाइन करो 6 क्लासेस, ईच विद, ये भी अंडरलाइन करो, ईच विद, हर एक की, ठीक है, हर एक की आगे सब क्लासेस हैं, ठीक है। कितनी सब क्लासेस हैं हर एक की आगे? 4 to 13 सब क्लासेस, ये भी आपने याद रखना है, सब क्लासेस, ठीक है, 4 to 13 सब क्लासेस, ठीक है। क्लियर बेटा? एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाई 4 डिजिट नंबर, अंडरलाइन करो 4 डिजिट नंबर, मतलब हर एक एंजाइम को हम एक 4 डिजिट नंबर के साथ शो करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे देखो मैं यहां पे एग्जांपल दे रही हूं एक, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिख रही हूं, हेक्सोकाइनेस, बेटा हेक्सोकाइनेस, ठीक है, इसका 4 डिजिट नंबर क्या है? 2 7 1 1, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, याद नहीं करना बेटा आपने ये, ठीक है, समझ लो। सिर्फ हर एक एंजाइम का 4 डिजिट नंबर है, तो मैंने हेक्सोकाइनेस का लिखा 2711। तो यहां पे 2 क्या है? क्लास, मतलब हेक्सोकाइनेस की क्लास कौन सी है? नंबर 2 वाली कौन सी है? ट्रांसफेरेजेस, ठीक है। अच्छा, आगे नंबर 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने आगे पढ़ा कि क्लास के आगे क्या हो सकती हैं? सब क्लासेस हो सकती हैं। तो इसकी सब क्लास कौन सी है? 7th। कौन सी है बेटा? 7th, ठीक है, तो ये है सब क्लास। क्लियर बेटा? अच्छा, सब क्लासेस के आगे सब डिविजन्स भी होती हैं, और सब डिवीजन के आगे नंबर होते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये वाला जो 1 है, ये है बेटा सब डिवीजन, सब डिवीजन, ठीक है, और सब डिवीजन के आगे ये है नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हर एक एंजाइम के 4 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? अच्छा, आगे आओ, देखो जरा। अब आते हैं बेटा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। पहली है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, या फिर इसका क्या नाम है, और डीहाइड्रोजिनेजेस। आपकी बुक में अगर नहीं लिखा हुआ है डीहाइड्रोजिनेजेस तो स्लैश लगा के लिख लो, डीहाइड्रोजिनेजेस, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेजेस। अब देखो, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब जिस रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो देखो ये क्या है? एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडोरिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, 2 सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है। ये देखो किस तरह से हम लिखेंगे, ये एक सबस्ट्रेट मैंने लिख दिया, ठीक है, एक और सबस्ट्रेट है बेटा, तो दूसरे सबस्ट्रेट को ऐसे मैंने डैश लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द 2 सबस्ट्रेट, मतलब अगर एक की ऑक्सीडेशन होगी
तो दूसरे की क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, क्लियर बेटा। बिटवीन द टू सबस्ट्रेट बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पे एग्जांपल है, हमारे पास दो सबस्ट्रेट है। ठीक है, दो सबस्ट्रेट है बेटा, एक अगर रिड्यूस हो रहा है, एक अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें भी प्रोडक्ट में हमारे पास अगर हमने शो करा तो इधर ऑक्सीडाइज्ड और इधर क्या होगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, एक की रिडक्शन हो रही है और एक की ऑक्सीडेशन। क्लियर बेटा। अच्छा आगे आओ, नेक्स्ट है बेटा ट्रांसफिरेजेस। अच्छा, इसके लिए और एग्जांपल्स भी आपकी बुक में गिवन है। जैसे देखो एक और एग्जांपल, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एग्जांपल देखो, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसके साथ लिखो पहले तो, इट इज कंप्लेक्स 4 इन ईटीसी। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज्ड। ठीक है, ये क्या है, ये एक कंप्लेक्स है, कंप्लेक्स 4 है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन में, जो रिएक्शन है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब हम पढ़ेंगे उसमें बेटा टोटल 5 कंप्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो उनमें से 4th कंप्लेक्स ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इट कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करवाता है, ट्रांसफरेजेस है ना, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करवाएगा। ठीक है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, और क्या बन जाएगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन द लास्ट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की बात हो रही है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो देखो फिर से हम यहाँ पे शो कर रहे हैं टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, 2 तरह के सबस्ट्रेट है, एंड यहाँ पे आगे बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है, एक की रिडक्शन होगी, एक की ऑक्सीडेशन होगी, ये रिड्यूस्ड हुआ तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यहाँ पे फिर क्या होगा आगे प्रोडक्ट में, ये ऑक्सीडाइज्ड तो ये रिड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर बेटा। आगे आते हैं ट्रांसफिरेजेस। दीज एंजाइम, ये क्या करेंगे, कैटलाइज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन, ब्रैकेट क्लोज कर लो यहाँ पे, अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। ये देखो इस तरह से एक सबस्ट्रेट ये है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है। ठीक है, अच्छा पहले एक ग्रुप लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप जी, साथ में लगा दिया, मतलब इस सबस्ट्रेट के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस ग्रुप को यहां से ट्रांसफर करके इसके साथ लगा देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सबस्ट्रेट अकेला हो गया। ठीक है, और दूसरे सबस्ट्रेट के साथ क्या जुड़ गया, दूसरा ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफिरेजेस। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसफिरेजेस। ठीक है, फिर से देख लो, एक ऐसा एंजाइम विच कैटलाइजिंग ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। तो पहले ये ग्रुप इसके साथ लगा हुआ था, अगली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एंजाइम है ट्रांसफिरेज, वो क्या कर रहा है, इस ग्रुप को यहां से हटा के इसके साथ जोड़ दे रहा है। ठीक है, एंजाइम भी आप साथ में लिख सकते हो याद रखने के लिए। एंजाइम यहाँ पे कौन होगा बेटा, ट्रांसफिरेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन है बेटा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइड्रोलेसिस। जो नेक्स्ट और एग्जांपल्स दिए हैं रिएक्शंस के, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस को याद रखो सबस्ट्रेट के साथ जो दी हुई है। ठीक है, तो देखो बेटा हाइड्रोलेसिस नेक्स्ट, ये क्या करते हैं, These catalyze splitting of larger molecule into smaller one। ये क्या करेंगे, लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर वन में तोड़ देंगे। कैसे, बाई एडिशन ऑफ वाटर। कैसे बेटा, बाई एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है,
मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस हो रही है विद द हेल्प ऑफ वाटर। याद रहेगा बेटा, हाइड्रोलेसिस, हाइड्रो वर्ड याद रखना है इससे, मतलब वाटर। ठीक है, वाटर की हेल्प से कोई चीज टूट गई। ठीक है, तो किसी चीज में हमने वाटर ऐड करा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया जो आपकी बुक में गिवन है, उसके साथ ही हम शो कर रहे हैं, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, स्टार्च में हमने एंजाइम यूज किया एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम यूज किया, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, स्टार्च था, एमाइलेज डालने से, ठीक है, ये टूट गया। किस में टूट गया बेटा? माल्टोज में। किस में टूट गया? माल्टोज में। तो बाई एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल लिखो, हमने किया था बेटा कि सुक्रोज इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलके क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे। ठीक है, तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल पानी का रिलीज हो गया था। क्लियर बेटा? और हमारे पास बना था सुक्रोज। अब हम क्या कर सकते हैं, जो सुक्रोज है उसमें मैंने डाल दिया पानी, वाटर डाल दिया। ठीक है, तो अब ये टूट जाएगा, इनको वाटर मिल गया दोबारा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फ्रक्टोज अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? तो बाई एडिशन ऑफ वाटर देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अच्छा, दे कैटालाइज, ये इंपॉर्टेंट। अब दे कैटालाइज, ये हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं? दे कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अंडरलाइन करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, क्योंकि इन सबके जब ये बॉन्ड बनते हैं ना बेटा, सबके बनने पे पानी रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर ना बेटा? है ना? तो जब पानी दिया जाएगा तो ये सारे फिर से टूट जाएंगे। तो देखो, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड एंड फॉस्फेट नाइट्रोजन बॉन्ड। क्लियर? क्योंकि जब ये बनते हैं, जब ये बॉन्ड बनते हैं तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो जब इनको फिर से वाटर मिलेगा तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, आगे, ऑलमोस्ट ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज एमाइलेज दैट हाइड्रोलाइजेस स्टार्च एंड ग्लाइकोजन टू द माल्टोज। ठीक है, तो इनमें से हाइड्रोलाइसिस का हम एक एग्जांपल ले रहे थे, एमाइलेज। एमाइलेज इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम है बेटा? हाइड्रोलेज टाइप ऑफ एंजाइम है एमाइलेज, जो क्या करता है? स्टार्च को तोड़ देता है इनटू माल्टोज। ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन होगा तो वो भी सिंपलर यूनिट में टूट जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा लाइएजेस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन में लाइएजेस। अब ये क्या है? These are the enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bond, other than hydrolysis, leaving double bond। देखो, इस तरह से हमारे पास सबस्ट्रेट था, कार्बन कार्बन, और उसके साथ जुड़ा हुआ है X, यहाँ पे जुड़ा हुआ है Y। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही अब। ठीक है, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस, पर ये जो सबस्ट्रेट के साथ ग्रुप लगे हुए हैं ये यहां से हट जाएंगे। कैसे हटेंगे? ये ग्रुप अलग आ गए यहाँ पे एक्स वाई, और साथ में ये जो कार्बन कार्बन था उनके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो एंजाइम यहाँ पे कौन सा था? लाइएजेस। इसने क्या किया? कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप। ग्रुप कौन से रिमूव हुए? एक्स वाई फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट से रिमूव हुए बाई मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई और मैकेनिज्म यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है, जिसमें जो सबस्ट्रेट थे कार्बन कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये ग्रुप अलग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल कौन बेटा? लाइएजेस। ठीक है, आपकी बुक में रिएक्शंस भी गिवन है आगे, फ्रक्टोज 1,6, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है। अच्छा, आगे देखो, आइसोमेरेसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइसोमेरेसिस। इट इंक्लूड्स ऑल द एंजाइम कैटालाइजिंग interconversion of optical, geometric and positional isomers। ठीक है, सीधी सी बात है, आइसोमेरेसिस जो आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका आइसोमर कौन है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, कौन सी एंजाइम की हेल्प से बनेगा? आइसोमेरेज। ठीक है बेटा, आइसोमेरेज। क्लियर। नेक्स्ट लाइगेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, +2 में भी आएगा फिर से। लाइगेजेस को हम बेटा सिंथेटेजेस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जोड़ते हैं। सिंथेटेजेस जोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखो, दीज कैटालाइज द ज्वाइनिंग ऑफ 2 सबस्ट्रेट, 2 सबस्ट्रेट को जोड़ने का काम करते हैं बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो दे हेल्प इन लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स। ठीक है, लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स। जैसे यहां पे एग्जांपल्स भी गिवन है, एंजाइम विच कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ऐसे एंजाइम जो इनको जोड़ेंगे। ठीक है, कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नाइट्रोजन एटसेट्रा बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब जो इनके बीच में बॉन्ड बनाएंगे। कौन से बेटा? लाइगेजेस। कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। कौन कौन सी? ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज, सेकेंड इज ट्रांसफेरेज, थर्ड इज हाइड्रोलेजेस, फोर्थ वन लाइएजेस, फिफ्थ वन आइसोमेरेजेस एंड सिक्स्थ वन लाइगेजेस। ठीक है, लाइगेजेस। तो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक बेटा इसका रह गया, ये हम कल खत्म कर लेंगे, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक है, बायोमोलिक्यूल के बाद। क्लियर बेटा? ये वाले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव बेटा सॉल्व करना शुरू कर दो, फिर एक क्लास हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। ठीक है, क्लियर? दोनों बुक्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने चाहिए, नोट्स वाली बुक के भी और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के भी। ठीक है, डाउट्स आप मुझे भेज देना। ओके बेटा, थैंक यू।